के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का बुलेटिन यानी कि 4 का चौका में आज की 4 कौन सी बड़ी खबरें हैं, एक एक करके जान लीजिए, समझ लीजिए। दिन भर ये सुर्खियों का हिस्सा रही हैं। प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह की मुलाकात हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनकी मुलाकात जन सुराज आंदोलन के संयोजक प्रशांत किशोर से। पटना में हुई इस मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि उन्होंने पीके से किसी राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ समर्थन की उम्मीद में मुलाकात की है। उन्होंने कहा, चुनाव या फिर टिकट की कोई बात नहीं हुई, मैं बस अपनी बात रखने आई थी। वहीं प्रशांत किशोर ने भी ये साफ किया कि जन सुराज पारिवारिक विवादों में नहीं पड़ेगा। इस मुलाकात के सियासी मायने भले ही दोनों पक्षों ने नकारे हों, लेकिन बिहार की राजनीति में इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। साथ ही साथ अब बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर मंथन भी चल रहा है, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया अलायंस हो। यहां आज का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। पहले चरण के लिए 121 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए यहां जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि बिहार में दोनों ही बड़े गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच अभी भी फंसा है। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तीसरी बड़ी खबर है। पंजाब में दिवाली से पहले आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन और पाकिस्तान की आईएसआई मिलकर आईईडी ब्लास्ट की साजिश रच रहे हैं और पंजाब पुलिस के ठिकाने उनके निशाने पर हैं। चौथी जो बड़ी तस्वीर है वो डोनाल्ड ट्रंप के टूटे सपने से जुड़ी हुई है। नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर जारी तमाम अटकलों पर आज विराम लग गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस साल ये प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं दिया गया। वहीं मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 4 बड़ी खबरें हैं, एक एक करके डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे 4 का चौका में। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और तीसरी तरफ है जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और उनकी तैयारी। लेकिन इन सब के बीच ही प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह की मुलाकात आज बड़ी चर्चा में रही है। प्रशांत किशोर से मिली है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि दोनों ही के जरिए ये कहा गया कि किसी भी तरीके से मुलाकात राजनीतिक नहीं थी, चुनावी नहीं थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम परेशानी में ज्योति सिंह के साथ में हैं। ज्योति सिंह ने कहा, मैं तो बस अपनी परेशानी को बताने के लिए आई थी। यानी किसी तरीके से इसे चुनावी मीटिंग या राजनीतिक मीटिंग करार नहीं दिया जा सकता। ये दोनों की तरफ से सफाई दी गई। लेकिन ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह पर हमलावर हैं। इन सब के बीच ही प्रशांत किशोर की ओर से भी कहा गया कि ज्योति सिंह की मुसीबत में हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। चुनाव को लेकर कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है। ज्योति सिंह ने चुनाव को लेकर किसी तरह से कोई बातचीत नहीं की है। हमारी बैठक हुई, हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई है, लेकिन चुनाव को लेकर दोनों के बीच में कोई चर्चा नहीं हुई। एक तरीके से सफाई दी गई। मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपकी बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। अब क्या मदद तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा।
आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए। जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग अपील कर रहे हैं कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ज्योति सिंह। फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही है। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल, पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। दोनों को एक करवा नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई है तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं सुनिए एक मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कर टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और महिला चेहरे पे करो, दम उठाएंगे। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। लाइट ही करो नीचे। ये महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई हूँ। प्रशांत जी ने क्या कहा? क्या चुनाव लड़िएगा? मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ। ज्योति सिंह कह रही है जो अन्याय मेरे साथ में हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, बस यही मैं चाहती हूँ। ज्योति की मुसीबत में प्रशांत किशोर उनके साथ में है, ये प्रशांत किशोर ने भी साफ कर दिया और कह दिया कि चुनाव को लेकर तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है। ज्योति ने चुनाव को लेकर कोई बात नहीं की। यही बात दोहराती हुई ज्योति सिंह भी अभी नजर आ रही थी। जैसा आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने चुनाव को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, बस इसी को लेकर मैं प्रशांत किशोर से मिलने के लिए आई थी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए न्यूज इंडिया संवाददाता नील कमल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। नील कमल, पहले आरजेडी से टिकट मिलने की चर्चाएं चल रही थी, अभी कल तक भी ज्योति सिंह को लेकर ये बात थी, आज वो प्रशांत किशोर से मिलनी, चल क्या रहा है अभी? वो तो दोनों ही कह रहे हैं कि चुनावी कोई मुलाकात नहीं है, चुनाव की कोई बात नहीं हुई। देखिए, चुनाव के वक्त इस तरह की परिस्थिति में जो मुलाकात होती है इसे जरूर राजनीतिक रंग दिया जाना चाहिए और बिना किसी आस में ये पार्टी दफ्तर क्यों आती? अगर मिलना होता तो कहीं और भी मिल सकती थी। अगर घरेलू बात थी, अगर उनको अपने पीड़ा को बताना था तो वो टेलीफोनिक भी हो सकती थी बातचीत प्रशांत किशोर से, या प्रशांत किशोर खुद उनके घर जाके मिल सकते थे उनसे। लेकिन शेखपुरा हाउस जो पार्टी का कार्यालय भी है प्रशांत किशोर का, वहां मालूम है कि मीडिया हर वक्त मौजूद रहती है और लोगों की का हुजूम भी वहां रहता है, टिकटार्थियों की भीड़ रहती है। ऐसे में ज्योति सिंह का वहां पहुंचना और प्रशांत किशोर का यह कहना कि नहीं ये ऐसे ही मुलाकात आई थी, करने आई थी, हमारी बहन है और एक भाई से मदद मांगने आई थी, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस आज के हालात में अगर ज्योति सिंह शेखपुरा हाउस पटना के पहुंचती हैं जहां पर जन सुराज का कार्यालय है, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। एक दो दिन में इसका पटाक्षेप भी हो जाएगा और ज्योति सिंह क्यों प्रशांत किशोर से मिल रही है इसका भी खुलासा हो जाएगा। ये इसलिए कि जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि चंदा देवी जो है खेसारी लाल यादव की पत्नी, उनका टिकट लगभग कंफर्म हो गया है आरजेडी से आरा सीट के लिए, और आरा सीट से ही वो चुनाव लड़ना चाहती थी ज्योति सिंह, आरजेडी से या फिर बीजेपी के टिकट से। तो बीजेपी से टिकट दिलाने की मांग कर रही थी या किसी भी पार्टी से। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो जन सुराज पार्टी के पास जाए और वहां से टिकट लेकर के आरा से चुनाव लड़े, वो भी अपने पति के खिलाफ जिनका डिवोर्स का अभी केस कोर्ट में चल रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज है। अभी देखिए, आज तो हालांकि ना तो ज्योति सिंह ने कहा कि वो पार्टी में ज्वाइन करने आई है या टिकट की चाह में आई है, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि एक भाई से मिलने आई थी इसकी बहन। अब लेकिन प्रशांत किशोर ने एक लाइन जरूर कहा
कि जन स्वराज का ये मानना नहीं है कि वो पार्टी ज्वाइन कर रही है, लेकिन ये ज्योति सिंह का डिसीजन होगा कि वो क्या करना चाहती हैं। यानी प्रशांत किशोर ने एक लाइन में यह एक स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में ज्योति सिंह का जो नया आसरा होगा वो जन स्वराज पार्टी ही होगा और वहां से संभवतः वो टिकट आपने कहा अभी 1-2 दिन का इंतजार करना होगा, साफ हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी से पत्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ज्योति सिंह को वहां से टिकट मिलने की जो आस थी वो टूटती हुई नजर आ रही है, इसीलिए आज प्रशांत किशोर से मिलने के लिए पहुंच गई। हालांकि दोनों ही तरफ से कहा गया कि कोई चुनावी मीटिंग नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है नीलकमल। अगर ज्योति सिंह इस टाइम में स्पेशली पवन सिंह पर एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं, अगर वो बता रही हैं कि क्या क्या टॉर्चर और अत्याचार उनके साथ में शादी में रहते हुए हुआ, अगर वो पवन सिंह पर बार बार आरोप लगाकर प्रेशर डाल रही हैं और इसी टाइम पर वो प्रशांत किशोर से मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब वो पवन सिंह को सीधा टक्कर देना चाहती हैं उन्हीं के अंदाज में। देखिए, एक तो है कि वो सीधा टक्कर देना चाहती है उन्हीं के अंदाज में, या फिर ये हो सकता है कि वो जो एनडीए खेमा है उसके जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके हाथ की कठपुतली बन चुकी है ज्योति सिंह। इसलिए क्योंकि चुनाव के वक्त ही, अगर 4 साल से ये मामला चल रहा था, आखिरकार चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही ये मामला क्यों गर्म हो रहा है, या चुनाव का सुगबुगाहट था उस समय से ही ये क्यों मामला गर्म हो रहा है। 4 साल पहले ये सब बातें क्यों नहीं कही, 3 साल पहले ये सब बातें ज्योति सिंह ने क्यों नहीं कही कि इस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, या फिर को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो चुनाव के वक्त ही ये आखिर क्यों याद आया ज्योति सिंह को, सवाल यह भी उठता है। और खुद पवन सिंह ने ये बातें कही थी, मैं अपनी तरफ से या कोई मीडिया अपनी तरफ से ये बातों को नहीं कर रहा, खुद पवन सिंह ने कहा था ये बात, कि कही थी ये बात कि आखिरकार ज्योति सिंह चुनाव के वक्त ही ये क्यों उठा रही है ये मामला, उनके घर पहुंच रही हैं, फेसबुक लाइव कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है, ऐसा स्पेकुलेशन है कि वो विरोधियों के हाथे की कठपुतली बन गई है और उनको भी चाहत हो गई थी कि हम चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी से या किसी भी पार्टी से, महागठबंधन के किसी भी दल से वो चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये एक होता है कि पवन सिंह को डैमेज करने के भी व्यू से, दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार महिलाओं को जिस प्रकार से राशि मुहैया करा रही है उनके स्वरोजगार के लिए, जिस प्रकार से महिला सम्मान की बात कर रही है, तो उसे डैमेज करने के लिए। दूसरी बात कि जो पवन सिंह का अपना ऑरा है, जो युवाओं में उनका क्रेज है, महिलाओं में क्रेज है, उसे भी घटाने की एक कवायद लगती है, देखने में ये लग रही है। के फेवर में भी बहुत से लोग आ रहे हैं, खासतौर से फीमेल्स आ रही हैं जो पवन सिंह के विवादों को जानती हैं और देखती आई हैं। आप रहिए मेरे साथ में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी भी नजर आ रही है। 12 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है। बिहार चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन होगा और 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो हो सकती है और फिर उसके बाद से यानी कि 14 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज नॉमिनेशन का पहला दिन है, लेकिन एनडीए का पहला नामांकन जो है वो 14 अक्टूबर से शुरू होगा। 12 अक्टूबर जैसे मैंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 13 को एनडीए की पहली लिस्ट जारी होगी। इसके बाद में नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के 40 सीनियर सदस्य अपने जूनियर वकीलों की टीम के साथ में नामांकन कराने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। कौन कहां किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन की जिम्मेदारी निभाएगा ये भी तय कर दिया गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 11 अक्टूबर को बीजेपी के बिहार कोर ग्रुप के नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे और 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले एक बैठक करेंगे। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर भी लगेगी। नीलकमल लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि बिहार चुनाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ तो नीलकमल ज्योति और प्रशांत किशोर की मुलाकात हो गई जो चर्चाओं में है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर और सबसे ज्यादा चर्चा एनडीए को लेकर, चिराग पासवान को लेकर हो रही है। ये जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, पहले चिराग पासवान को मना लिया जाए तब तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा ना, तब तो उम्मीदवारों की सूची सामने आएगी ना। बिल्कुल, देखिए जहां तक चिराग पासवान का जो प्रकरण था वो लगभग अब अपने समाप्ति की ओर है। वो मान चुके हैं, उनको मना लिया गया है, उनके साथ सीट शेयरिंग का जो मसला था वो सुलझा लिया गया है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बीजेपी एक आध सीट पर सेक्रीफाइस कर दे, अपने सिटिंग सीट को वो दे
चिराग पासवान को, लेकिन जेडीयू की सीट जो सिटिंग सीट है वो कतई नहीं दी जाएगी उन्हें। और 20 सीट जो पहले दी जा रही थी चिराग पासवान को, हो सकता है कि 1-2 सीट और 2-3 सीट और बढ़ जाए, लेकिन 2-3 सीट जो बढ़ेगी उनकी वो बीजेपी के सीट से कटौती नहीं होगी, ना जेडीयू के सीट से कटौती होगी। जेडीयू 102, बीजेपी 101 तो रहेगी ही रहेगी। अब जो 10-10 सीट जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के थे, उनमें से एक-एक सीट काट करके 22 सीट दी जा सकती है चिराग पासवान को। और उनकी जो मांग थी कि जो सिटिंग सीट है जो बीजेपी जेडीयू की, उसमें से एक सीट जो है वो दे दी जाए चिराग पासवान को, ताकि वो वहां पर अपनी जीत उपस्थिति दर्ज करा सके। तो ये सब मामला लगभग अब जो है सुलझ चुका है। आज संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी एलजेपी रामविलास में, यानी चिराग पासवान के दिल्ली में बैठक होनी थी, जिसे इन्हीं सब कारणों से टाल दिया गया था। अब वो बैठक कल होगी और कल जो है उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने के बाद अंतिम मोहर लगा दी जाएगी, उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो 12 तारीख को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति मंथन करेगी 12 को, और 13 तारीख को अंतिम मोहर लगा करके एक-एक नाम जो है वो बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नीलकमल, जो आपने अभी कहा ना तो बीजेपी ना तो जेडीयू, इनकी सीटें कम नहीं होने वाली है। 101, 102 सीटें अपने पास रखी जाएंगी। चिराग पासवान की जो डिमांड है वो पूरी होगी अन्य दलों से सीटें कम करके। क्या अन्य दल फिर नाराज नहीं हो जाएंगे? जीतन राम मांझी तो पिछले दिनों बड़े तेवर में थे। बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी को यह पता था कि अगर चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 20 सीटों की जो बात हुई थी पहले, सूत्रों से जो जानकारी मिली थी, तो अगर उनकी सीटें बढ़ेंगी तो वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को जो दी जाने वाली सीटें हैं उसी में से कटेंगी। इसलिए जीतन राम मांझी की नाराजगी थी। अगर एक ही सीट कटता है तो जीतन राम मांझी को भी मना लिया जाएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है जीतन राम मांझी के लिए बेहद अहम होगा। वो चाह रहे हैं कि हमको एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के रूप में भी देखा जाए, लेकिन जो मांझी भी नीलकमल आप रहिएगा, आपकी आवाज में थोड़ा दिक्कत आ रही है, ऑडियो प्रॉब्लम है। फिर दोबारा रिकनेक्ट करेंगे आपके साथ में। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। सीट और उम्मीदवारों को लेकर लालू यादव ही लेंगे फैसला, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लालू यादव ही सीट और उम्मीदवार चुनेंगे। यानी जो मीटिंग चल रही थी ना लालू यादव की अध्यक्षता में, वो मीटिंग अब हो गई है खत्म। सीट को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर जो फैसला है अंतिम, वो लालू प्रसाद की ओर से ही लिया जाएगा, जो अभी की जानकारी मिल रही है। पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है और ऐसे में सीट और उम्मीदवार पर लालू यादव ही अंतिम फैसला लेंगे। यानी एक तरफ तो एनडीए है जो चिराग पासवान को लगभग मना चुकी है, बस सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करके सामने आना है, और इधर लालू प्रसाद यादव मीटिंग में तय कर रहे हैं कि आखिर कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए। एनडीए में सीट शेयरिंग पर खींचतान चल रही है। चिराग पासवान से नित्यानंद राय मिले हैं और जानते हैं खास क्या है। 2 दिन में चौथी बार चिराग को मनाने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे। मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान भी सामने आया जिसमें पॉजिटिविटी लगी। उन्होंने कहा बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है, जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा भी होगी, सब कुछ सकारात्मक है, ये पॉजिटिव साइन दिखाया चिराग पासवान ने और कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां सम्मान की कोई चिंता नहीं है। नीलकमल लगातार साथ में बने हुए हैं। नीलकमल, अगर चिराग पासवान कह रहे हैं कि सम्मान की चिंता नहीं है, प्रधानमंत्री मेरे हैं, तो इसका मतलब क्या है? सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, बस ऐलान होना बाकी। नीलकमल, सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक
बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितनी भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके साथ चिराग पासवान से नित्यानंद राय मिले, 2 दिन में 4 बार मिले। अकेले नित्यानंद राय नहीं, धर्मेंद्र प्रधान भी, मंगल पांडे भी, विनोद तावड़े भी, अलग अलग नेताओं ने चिराग पासवान से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान मान गए हैं और इसीलिए जो उन्होंने अब लेटेस्ट बयान दिया है उसमें कहा है कि प्रधानमंत्री मेरे हैं तो मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं है। नीलकमल जुड़े हुए हैं। नीलकमल, अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक है, प्रधानमंत्री मेरे हैं, सम्मान की कोई चिंता नहीं, इसका मतलब यह बात बन गई है। बिल्कुल, जैसा मैं बता रहा था कि चिराग पासवान की नाराजगी थी और जो सीट को लेकर के तनातनी चल रही थी वो लगभग अब सुलझ चुका है मामला। और आज ही मतलब कि जो संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी चिराग पासवान के पार्टी की, वो कल पर इसीलिए टाली गई थी कि आज पूरा सेटलमेंट कर लिया जाए और उसके बाद कल संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया जाए। तो ये मामला पूरा सुलझ चुका है, जो चिराग पासवान का मामला था। अब रही बात जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का मामला सुलझ गया, लेकिन इधर आरजेडी ने भी बड़ी मीटिंग की है और सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर अपडेट कुछ मिला क्या, या लालू प्रसाद यादव अभी फैसला लेंगे? बिल्कुल, देखिए उसमें भी जिस प्रकार से 2-2, 3-3 नाम जो है वो एक पैनल बनाया गया है उम्मीदवारों की, जो नाम होते हैं जिनका बायोडाटा आता है, जिसे पार्टी प्रत्याशी बनाना चाहती है, वो जो है लिस्ट तैयार कर ली गई है। जो बैठक हुई थी आज, उसमें लिस्ट तैयार कर ली गई है और वो लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अब उस लिस्ट की स्क्रूटनी करेंगे और उम्मीदवार कौन होगा उस पर अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। तो ये अब तय हो चुका है कि आरजेडी में भी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन वही है कि कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ। वो भी फार्मूला अभी महागठबंधन में बाकी है। हमारी बातचीत अभी भी, मैं कांग्रेस के दफ्तर में अभी भी मैंने पूछा कि महागठबंधन का कब तक सीट शेयरिंग का मामला हो जाएगा तय। तो नेता जो है ऑफ द रिकॉर्ड बोले कि अभी 1-2 दिन का समय लगेगा। ठीक है, हालांकि नजर बनाए रखिएगा। ठीक है नीलकमल, नजर बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव की तारीख अब करीब आते ही सीट बंटवारे को लेकर एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, दोनों जगह खींचतान मची है या फिर ये कहिए हलचल बढ़ी है। एक तरफ चिराग पासवान की एलजेपी-आरवी एनडीए में 30 से 40 सीटों पर अड़ी है। चिराग ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी की वीआईपी महागठबंधन में 20 सीटें और डिप्टी सीएम का जो चेहरा बनने की जिद है वो लगातार जारी है। तो क्या एनडीए चिराग पासवान की जिद के सामने पीछे हटेगी या फिर क्या बात बन गई है, और क्या ये दरारें गठबंधनों को तोड़ देंगी? तमाम सवाल बने हुए हैं। ताजा रिपोर्ट देखिए। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। बिहार में सीटों का समीकरण उलझता जा रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने साफ कह दिया है कि वो 30 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। जेडीयू चाहती है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें जाए ताकि चुनावी तालमेल बना रहे, लेकिन एलजेपी की बढ़ती मांग से खेल लगातार बिगड़ता जा रहा है। उधर महागठबंधन में भी कुछ भी बेहतर नहीं है। मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने खुलकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पिछले चुनाव में दिए वादे पूरे नहीं हुए, इस बार अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अलग राह अपनाएंगे। यानी कि साफ है, दोनों ही गठबंधन इस वक्त अंदरूनी असंतुलन से जूझ रहे हैं। चुनाव की तारीख नजदीक है, लेकिन सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल ये है कि क्या बिखराव से नुकसान उठाएंगे दोनों गठबंधन? बीजेपी और जेडीयू के बीच मीटिंग्स का दौर तेज हो गया है।
पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी चाहती है कि चिराग को साधा जाए, लेकिन चिराग पासवान बार बार रामविलास पासवान की विरासत का हवाला देते। बड़ी खबर पंजाब से मिल रही है। पंजाब में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है। पंजाब में आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। दिवाली से पहले आतंकी हमले का यह अलर्ट जारी किया गया है। खालिस्तानी आतंकी धमाका कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पंजाब में आईईडी ब्लास्ट हो सकता है और दिवाली से पहले इस आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। खालिस्तानी आतंकी हमला कर सकते हैं, धमाका कर सकते हैं। पंजाब में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसी को लेकर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में बड़ा आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, वो भी दिवाली से पहले। नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान कर दिया गया है। वेनेजुएला की मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब ऐसे में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया को मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का सपना चूर-चूर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप इस अवार्ड को पाना चाहते थे, लगातार जुगत में लगे भी हुए थे। शांति का नोबेल प्राइज ट्रंप को नहीं मिला। वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं मारिया मचाडो, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों की पैरोकार हैं। आम लोगों के हक के लिए, लोकतंत्र के अधिकार के लिए लगातार आवाज उठाती रही और इसीलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अलग अलग देश